का यह बयान कि इससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों की झोली भरी जाए। डीके जोशी साहब, शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगा कि जब बजट से पहले आपसे चर्चा हो रही थी तो जो सारे कंसर्न या फिर कहे चैलेंजेस आपने बताए थे इकोनॉमी को, उन चुनौतियों को दूर करने में ये बजट कितना सफल होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, बजट के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और ये जो इस समय एनवायरनमेंट था उसमें ग्लोबल जो रिस्क है वो बढ़ चुका था। डोमेस्टिक इकोनॉमी थोड़ा जितना एक्सपेक्टेड था उससे धीमी रेट पे थी, और तो इसमें इस समय फिस्कल लीवर दबाने की आवश्यकता हो जाती है, और सरकार ने लीवर सही जगह पे दबाया है, वो प्राइवेट कंजम्पशन की तरफ, क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन काफी अनइवन थी। तो उन्होंने मिडिल क्लास को जो रिलीफ दिया है उसका असर आपको सेविंग्स और कंजम्पशन दोनों में ही पॉजिटिव दिखाई देगा। तो एक तो ये बात है कि कंजम्पशन को आप बढ़ावा देंगे तो कंजम्पशन को बढ़ावा होगा, तो कुछ कंपनियां जैसे एफएमसीजी हैं या टू व्हीलर्स, ड्यूरेबल्स, इनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, जिनमें थोड़ा कम वो नरमी दिखाई दे रही थी। तो एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जो सरकार का जो स्ट्रैटेजी रही है पैंडेमिक के बाद, वो ये रही है कि इन्वेस्टमेंट को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, और उन्होंने काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा किया था, उसको नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता थी। तो अब जो इस साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 10% पे उसकी ग्रोथ रखी गई है, जो कि नॉमिनल जीडीपी के बराबर है। पिछले कुछ सालों में ये जीडीपी से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल स्पेंडिंग को नॉर्मलाइज किया है। साथ में अब ये भी आवश्यक हो जाता था कि प्राइवेट सेक्टर को बैटन दिया जाए, तो अब उन्होंने रेगुलेटरी रिफॉर्म्स वगैरह के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने की कोशिश की है इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी प्राइवेट सेक्टर उनका रुझान इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा मदद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से मिलेगी जो डिमांड से पूरी होगी। तो कुल मिला के आई थिंक इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं बजट में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब करते हुए भी उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को 4.4% पे रखा है। वो एक बहुत आवश्यक इसलिए था क्योंकि डेफिसिट कंट्रोल के कई पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं। एक तो आपका बॉन्ड डील्स में उसका असर दिखाई देगा, जो कर्जा सरकार उठाती है वो अब सस्ते रेट पे उठा पाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी को भी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि फिस्कल बजट ज्यादा एक्सपेंशनरी नहीं है, तो वो उनको ईजिंग करने में उससे मदद मिलेगी। तो आई थिंक ओवरऑल एक तरह से ये ग्रोथ को जो है ये करीब 6.5% के आसपास 25-26 में रखेगा, जो कि ओवरऑल एनवायरनमेंट जो ग्लोबली प्ले आउट हो रहा है उसके हिसाब से ये फिर भी काफी रिस्पेक्टेबल ग्रोथ होगा। पर काफी सारी चीजें जो बजट में अनाउंस की हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है। गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 सालों में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो अपना बजट बनाया था वो नहीं खर्च कर पाया उतना, खासकर 2024-25 में 8% कम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी जो उन्होंने कमिट किया है इसको किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से प्रोजेक्ट्स को रेडी किया जाए ताकि वो कंप्लीट हो सकें, कॉस्ट और टाइम ओवररन कम हो। तो कई सारी चीजें एक्स्ट्रा बजटरी हैं जिनको करना बहुत आवश्यक है ताकि जो पूरा लाभ इसका इकोनॉमी को मिल सके। बिल्कुल। शौर्य डोभाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य डोभाल साहब, ये जो अभी डीके जोशी साहब कह रहे थे, एक बड़ा चैलेंज है। आपने कैपेक्स पिछले करंट फाइनेंशियल ईयर की बढ़ाया भी था, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए थे। तो पूरा इकोनॉमिक साइकिल कैसे जाएगा, इस पे काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि बजट में जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उसको किस तरह से लागू किए जाएं। इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा आगे, लेकिन ये मिडिल क्लास को जो राहत देने की कोशिश की गई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? गुड इवनिंग, थैंक यू मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। देखिए, जो ये आपने सवाल पूछा कि मिडिल क्लास को जो ये बूस्ट दिया गया है, मैं इसको इस तरह देख रहा हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है विच वाज नीडेड एट दिस टाइम इन द इकोनॉमी। हमको अपने कंज्यूमर्स को ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम देनी है कि वो एक्चुअली स्पेंड करें, और जैसे कि मुझसे पहले वाले स्पीकर भी बोल रहे थे कि ये एक वर्चुअस साइकिल होती है। एक बार कंज्यूमर स्पेंडिंग शुरू होगी, दिस विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द कैपेक्स साइकिल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने ये एक रिस्क लिया है कि कंज्यूमर सेक्टर को
पुश करने के लिए इंडिया की मिडिल क्लास और गरीब क्लास को ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम दी है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ओवर द कमिंग ईयर्स वी विल सी कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे, इसका स्पिन ऑफ इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। निरंजन हीरानंदानी साहब, ये आप पहले भी कई बार हमारे शो में खुद चर्चा कर चुके हैं कि लोगों के पास, खासतौर से मिडिल क्लास के पास इतना खर्चा नहीं है कि जम के खर्च कर सके। अब तो उनके पास पैसा आएगा तो उम्मीद करें कि वो कंजम्पशन में तब्दील होगा। नक्की होगा। ये एक बहुत बड़ी बात रही कि जो बैलेंस बजट किए फिर भी इतनी राहत मिडिल क्लास को दी है। ये एक टारगेट है कि मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे रहेंगे, उनकी परचेसिंग ज्यादा होगा, क्योंकि लास्ट 6 महीने में आप देखेंगे कि ओवरऑल जो रिटेल सेल थी वो कम हो रही थी। तो ये मिडिल क्लास के सेक्टर को राहत जो देगी है, उसके हिसाब से मैं समझता हूं कि कुछ यहाँ बढ़ोतरी नक्की हो जाएगी। और ज्यादा भी जो सरप्लसेस उनके पास सेविंग होंगे तो मेरे अंदाज से काफी अलग अलग क्षेत्र में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक मार्केट में करेंगे, घरों में खरीद का करेंगे, ईएमआई दे देंगे। तो मेरे अंदाज से ये इसकी मल्टीप्लायर जो इफेक्ट है, मोदी जी ने जो कहा कि इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ी बात है। रहे बात अपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, मेरे अंदाज से इसको जो अर्बन एरियाज में बताए हैं, जो फंड इन्होंने क्रिएट किया है, अर्बन चैलेंज फंड, मेरे अंदाज से इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये सेंट्रल की कंट्रीब्यूशन है, उसमें स्टेट्स के भी कंट्रीब्यूशन जुड़ जाएंगी और काफी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भी बॉन्ड्स रेज करके और भी करेंगे। तो मेरे अंदाज से ये 1 लाख जो करोड़ है वो ओवरऑल बन के 2 के 3 लाख करोड़ भी बन सकते हैं। वो स्टेट्स और लोकल कॉरपोरेशन और अथॉरिटी इसमें बढ़ाएंगे तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। और मेन मुख्य मैं समझता हूं वो स्वामी फंड है। स्वामी फंड जितने भी प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे वो टोटल एस्टिमेट हमने किया था कि 3.5 लाख करोड़ हैं, उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सब क्लियर हो गए हैं। तो अभी भी 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। नेशनल कैपिटल रीजन में सबसे ज्यादा अटके हुए हैं, दूसरे भी एरियाज में अटके हुए हैं। तो मेरे अंदाज से स्वामी फंड 2.0 जो किया है वो भी काफी राहत दे सकती है और अल्टीमेटली ये मकान कंप्लीट हो जाएंगे तो ये बाकी के पैसे बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, लोगों को घर मिल जाएगा। तो ये सब जो बताए हैं, ये जो इंसेंटिव्स दिए हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग सेक्टर में, उसके हिसाब से मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। और भी उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में और भी देंगे, क्योंकि ओवरऑल हमें जो 6.2% जीडीपी ग्रोथ है, मेरे अंदाज से ये बहुत ही कम है। हमें टारगेट मिनिमम रखना है कि शुड बी एटलीस्ट अबव 8%। विकसित भारत की टारगेट प्राइम मिनिस्टर के पहुंचने के लिए ये 6.2, 6.4 से 8% से ज्यादा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो अभी हालात है, अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं, उसके हिसाब से जो इन्होंने जीडीपी का टारगेट लिया है, मुझे लगता है उसको अचीव करने के लिए कुछ एक कदम उठाए गए हैं। लेकिन एक बात तो है, जो आपने हमारे शो में ही पिछले दिनों 2 से 3 शो में जो मुद्दे उठाए थे, लगता है कि आपकी आवाज वित्त मंत्री तक पहुंची भी, और हाउसिंग सेक्टर और अर्बन सेक्टर का आपने काफी ज्यादा जोर दिया था, उस तरफ कई कदम यहाँ पे उठाए गए हैं। अनिल पद्मनाभन जी, मेरा एक सवाल आपसे ये कि इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? इस बजट में जो कहते हैं इकोनॉमिस्ट वाला जो फील होता है वो कम दिख रहा है, पॉपुलिस्ट फील काफी दिख रहा है, और ऐसे समय में जो वैसी कोई पॉलिटिकल मजबूरी तो थी नहीं कि इतना पॉपुलिस्ट आपको बनाना है। क्या सोच रही होगी सरकार की? लक्ष्मण जी, मेरा अंडरस्टैंडिंग इस बजट का बिल्कुल उल्टा है। ये एक बहुत इकोनॉमिस्ट व्यू पॉइंट है इस बजट में। इन्होंने जो नीति बदला है ये बहुत ही अहम कदम उठाया है। आप प्रधानमंत्री के बात को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि देश का एक्सचेकर भरने का मतलब प्लान नहीं था, लेकिन पब्लिक के झोले में पैसा डालने का था। तो आप पहले की नीतियां देखेंगे, जो आर्थिक नीतियां हैं, वो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू मतलब कितना बढ़ाए ताकि हम सोशल वेलफेयर कर सके। अब
पिछले 4 साल से इन्होंने एक फिस्कल नीति अपनाई जिसमें इन्होंने सरकार के खर्चे एक तरीके से नॉर्मलाइज कर दिए और इनके जो इनकमिंग रेवेन्यूज हैं उससे उसको स्टेबलाइज कर दिया। उसका उन्होंने इस बजट में बहुत बड़ा फायदा उठाया और एक तरीके से डायरेक्शनल चेंज का सिग्नल किया है कि पहले क्या होता था, ये रेवेन्यू जनरेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था बजट का, अब वो नहीं है। वो आपको शायद मालूम होगा, पिछले साल ये नोबेल प्राइज जो 3 लोगों को, इकोनॉमिस्ट को मिला, उनका कहना था कि ये जो नीति है जो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने का, ये एक अंग्रेजों के ज़माने का कॉलोनियल नीति है और ये हमने भारत ने आज़ादी के बाद बदला नहीं और वही नीति लेके हम पिछले 75 साल चले। ये प्रधानमंत्री की आप बात सुनेंगे और वित्त मंत्री के जो निर्णय हमने देखे, इससे साफ नजर आ रहा है एक फंडामेंटल चेंज है इस बजट में और ये बहुत ही अहम बात है। तो मेरे हिसाब से ये एक आर्थिक डिसीजन है, पॉपुलिस्ट नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा कि फंड